हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब? आई होप आप मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आज से ही करना स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, मैं तो अपना टारगेट 95% आगे से ही आप लोगों को बता चुका हूं और उसी की बिहाफ पे बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर एक सब्जेक्ट की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ होता है ना ऐसे सब्जेक्ट में, जैसे टॉपिक की वो क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं भाई, कि मतलब कि उन क्वेश्चनों का आना तय होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको यह मालूम है कि उन क्वेश्चनों का आना तय है, तो क्यों ना पहले उन क्वेश्चनों को ही तैयार किया जाए। समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में टोटल आपके 10 अंक तैयार होंगे। टोटल कितने? 10 अंक तक मैं इस वीडियो से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे आपको याद करना है। एक दिन खाना मत खाइएगा चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को याद कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी की लाइफ की सवाल है। ठीक है, क्योंकि टारगेट तब जब आप लोगों को परसेंट हाई आएगा, तब आपको महसूस होगा भाई कि हाँ, हमने परसेंटेज लाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्नों को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब हुआ और कैसे हुआ? ये जो प्रश्न है बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे याद करके जाना है। आइए देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो देखिए, लिखा है कि 1848 ईस्वी में। देखिए एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, जो मेन पॉइंट है इसको आपको हाईलाइटेड कर देना, मतलब ब्लैक पेन से लिख देना है। ठीक है, जैसे 1848 ईस्वी में एग्जामिनर जो चेक करेगा ना, उसका ध्यान पहले इसी पे जाएगा कि भाई हाँ, सही लिखा है सन, कि 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। मतलब कि सन 1848 ईस्वी में जो जर्मन संप्रदाय था, वहाँ के क्षेत्रों को एक निर्वाचित संसद के द्वारा एक राष्ट्र राज्य बनाने की प्रयास किया गया था। क्या? राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के मुख्यमंत्री वहां पे कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, इनको भी हाईलाइटेड कर देना, ब्लैक पेन से लिख देना। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है जर्मनी के एकीकरण का। विलियम प्रथम को, किनको? विलियम प्रथम को, देखिए लिखा है, विलियम प्रथम को जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। प्रथम सम्राट घोषित किया गया था किसको? विलियम प्रथम को। अब ये हो गया, अब ये काम हो गया, क्वेश्चन समाप्त। आप कहेंगे कि कैसे? अब ये हमसे प्रश्न पूछा था कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1848 ईस्वी में हुआ। और कैसे हुआ? तो वहाँ के जो जर्मन संप्रदाय थे, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को निर्वाचित संसदों को निर्वाचित किया और एकत्रित करके एक राष्ट्र राज्य बनाने की घोषणा किया। और वहाँ के जो प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन के नेतृत्व में एक विवाद छिड़ा, और वहाँ के जो राजा थे, मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को वहाँ की इस प्रक्रिया थी, वहाँ की उनको जनक माना गया। और विलियम प्रथम को जर्मनी का एकीकरण का प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इतना ही आपको 3-4 फैक्ट चीज़ आपको याद रखना। पहला, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1848 ईस्वी में। ठीक है, और वहाँ के नेतृत्व का कार्यभार जो भी था, उनको किसको सौंप दिया गया? ऑटो वन बिस्मार्क को, उनको जनक माना गया। और विलियम प्रथम को वहाँ पे प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो यही 3-4 पॉइंट अगर आप दर्शा देते हैं क्वेश्चन में, तो जो एग्जामिनर होगा आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो यही 3-4 पॉइंट हमको दर्शाना है, जैसा मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसी प्रकार आपको भी लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, किसी कीमत पे आपको इस प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए लिखा है उत्तर में, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में। देखिए हाईलाइटेड कर देना आपको, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी, तथा इतावली राज्य को सर्वसम्पत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी, तथा इतावली राज्य को सर्वसम्पत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया था। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था।
तो देखिए करा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई थी, तो 1860 ईस्वी में, लेकिन इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। ठीक है। वहाँ के इटावली राज्य को सर्वसम्मति से पिडमांट के एक साथ एकजुट किया गया और रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बना लिया गया उस समय। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो उसका सन आपको किसी कीमत पे दर्शाना है, क्योंकि एग्जामिनर वो देखेगा कि इटली के एकीकरण कब हुआ था, तो उस सन को वो चेक करेगा। तो सन आपका क्या 1871। इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे जाएगा कि हाँ भाई 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था, तो तुरंत आपको यहाँ पे चेक करेगा नहीं, फुल मार्क्स दे देगा आपको। तो जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसको आप हाईलाइटेड रखें कि एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पर जाए कि ताकि आपको फुल मार्क्स मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलिए बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया। वो जो गांधी जी थे वो एक सत्याग्रह चलाए थे, नमक सत्याग्रह। वो किस लिए चलाए थे, क्यों चलाए गए थे, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए, नमक पर ब्रिटिश सरकार के एक अधिकार को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। तो पहला प्रश्न देखिए, अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो क्वेश्चन पड़ेगा कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था, तो पहले उस बात को पकड़ेगा कि भाई चलाया क्यों था। तो ये पॉइंट आपको पहले लिखना है कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाए थे। उन्होंने कब, तो 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर, गुजरात को हाईलाइटेड कर दिया जाए कि समझ में आ जाएगा, गुजरात के तटीय शहर कहाँ, दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का क्या किया था, उल्लंघन किया था। उन्होंने क्या किया गांधी जी ने कि नमक सत्याग्रह तो ब्रिटिश सरकार के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने किया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों को लेकर गुजरात के तटीय शहर से दांडी के लिए पैदल यात्रा उन्होंने चालू किया, जो कि कहाँ से, साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किया था उन्होंने। और उसी समय उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है। तो यह पॉइंट जो ये क्वेश्चन है आपको किसी कीमत पे याद करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। 2022 बोर्ड एग्जाम नहीं, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए 2022, 23, 24 ये बता दे रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज़ मेन पॉइंट उसको हाईलाइटेड रखें, एग्जामिनर बेहतर नंबर देगा। और राइटिंग तो थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो करना क्या है, उत्तर में आपको सबसे प्यारी से हेडिंग डालना है, जैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब होता है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त हो, जिसमें हम लोग क्या हो, जीवन व्याप्त हो, जैसे जिसमें जीवन व्याप्त हो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत, जैसे हम लोग हैं, ये हम लोग क्या है, जैव संसाधन है। क्योंकि भाई ये हम लोग क्या है, जीवमंडल से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, सारी चीज़ें संसाधनों की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, वनस्पति जगत हुआ और प्राणी जगत हुआ। तो सिंपल जैव जगत ये हो गया। दूसरी हेडिंग अजैव संसाधन। ठीक है। जैव संसाधन क्लियर। अजैव संसाधन होता है क्या, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। सिंपल भाई, जैव संसाधन तब सजीव लोग, हम मनुष्य जैसे हम लोग हैं, तो मनुष्य तो क्या होता है, सजीव होता है। तो सजीव आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अजैव तो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका चट्टान हुआ और धातुएं हुए, ये सब क्या है, अजैव संसाधन के स्रोत हैं। ठीक है। तो सिंपल है, इसमें तो हमको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन पूछा है तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त हो। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। बात खत्म। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को बताया गया है। आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है।
मृदा अपरदन क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। मृदा अपरदन क्या है? तो जान लेते हैं मृदा अपरदन क्या है। जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। भूमि की आपकी ऊपरी परत जो होती है मेरे प्यारे, ऊपरी परत, तो तेज आंधी से, मतलब तेज अगर आंधी आ गया तो ऊपरी परत को उड़ा के लेके चली जाती है, ठीक है, तो वो मृदा अपरदन कहलाता है। चाहे बहुत तेज बारिश होगी तो ऊपर जो धूल मिट्टी कण होंगे वह क्या होते हैं, हटने लगते हैं, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि या तो जल द्वारा या तो पवन द्वारा, इन दोनों के द्वारा प्राकृतिक शक्तियों द्वारा और भूमि की ऊपरी परत को शीघ्रता से बहाव, शीघ्रता से हटाए, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। बात खत्म। सिंपल है, महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को अपने दिमाग पे हमेशा 24 घंटा रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे तुरंत बता दिया जाए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। 2-3 राज्य पूछेगा काली मृदा से संबंधित कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ क्या काली मृदा पाई जाती है। आइए देख लेते हैं। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, वो भी महाराष्ट्र में कहाँ? सौराष्ट्र और मालवा में, ठीक है। और दूसरा मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, और कहाँ? गुजरात में। तो महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र और मालवा में, और मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इस मृदा में कपास की खेती की जाती है। जो काली मृदा होती है कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ठीक है। कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और इसलिए इसको काली कपास मृदा भी कहते हैं। देखिए काली मृदा को ना काली कपास भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मृदा? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में, और मध्य प्रदेश और गुजरात में, ठीक है। किस खेती के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, और इसलिए इसे काली कपास, मतलब काली कपास मृदा भी कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 3 राज्यों के नाम जहाँ पे काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 7 है खनिज क्या है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि खनिज क्या है, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं खनिज क्या है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं, खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जो शैलों से बने होते हैं। किनसे? शैलों से बने होते हैं। जैसे भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिनकी एक निश्चित आंतरिक क्या होती है? संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर भी खनिज रहता है, ठोस भी रहता है, कुछ नरम चूना तक भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो खनिज उसे कहते हैं, खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जो किससे बने होते हैं? शैलों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और खनिज कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, नरम चूना की तरह भी होते हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक क्या होती है? निश्चित आंतरिक संरचना होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप खनिज को डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह है प्रश्न नंबर 7वां। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जो प्रश्न मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 3-2-4 प्रश्न आपको आना निश्चित है, क्योंकि पेपर देखिए कोड वाइज आता है। अगर आपके कोड में नहीं आएगा तो जाहिर बात है दूसरे कोड वाले पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि हर एक स्कूल का कोड अलग अलग प्रश्न पत्र आता है। ये नहीं कि जो आपकी जो पेपर है सेम दूसरे स्कूल वाला का पेपर भी वही होगा, नहीं, कोड चेंज होता था। कोड के अनुसार आपके क्वेश्चन भी चेंज होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में ही एक क्वेश्चन आए। अगर आप में आ गया क्वेश्चन तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी दूसरे वाले कोड में पक्का आ जाएगा। तो यहाँ पे तरह तरह के बहुत सारे लड़के हैं, एक ही स्कूल के तो है नहीं, तो सभी स्कूलों के लिए है मेरे प्यारे विद्यार्थी। किसी न किसी कोड में 100% गारंटी है कि आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चनों को इग्नोर मत कीजिएगा, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी मित्र हों वो भी इसको पढ़ें और अच्छे तरीके से वो भी क्लियर कर पाएँ, अच्छे अंक जुटा पाएँ। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।